नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं नाज़िया इलाही ख़ान और आप लोगों को संभवतः जानकारी होगी कि नाज़िया जी को भी अभी सर तन से जुदा वाली प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा था। तो नाज़िया जी, वैसे तो जी। थोड़ा संक्षिप्त में बताएँ, उसके बाद फिर हम ये चर्चा करेंगे कि भई जो इसकी रूट में है, उसका इलाज कैसे होगा? जी, तो क्या हुआ? आपके साथ से सर तन से जुदा वाला मामला कैसे हो गया? काँवड़ यात्रा को लेकर के दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के बाहर में मैंने एक स्टेटमेंट दिया था और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में मेरी एक मीटिंग थी, तो उस दौरान एक न्यूज़ गैलरी बोल करके एक चैनल यूट्यूब चैनल है, तो उन लोगों ने मुझसे ऐसे ही चलते-चलते एक स्टेटमेंट ले लिया था काँवड़ यात्रा पर। तो उन्होंने कहा था कि मुस्लिम जो हैं वो अपना नाम नहीं बताना चाह रहे हैं और तो मैंने कहा नहीं बताना चाह रहे हैं तो अब हिंदू भी मुसलमानों के नाम पर अपना शॉप जो है वो रखना स्टार्ट कर दें। तो उसी पे मैंने 2-4 मिसालें दे दी थी। अब उसके बाद तो उफ़! मतलब डेढ़ महीना तो किसी को कुछ परवाह ही नहीं थी। डेढ़ महीना कोई प्रॉब्लम नहीं था और डेढ़ महीने के बाद जैसे ही मैंने आर्जिकल हॉस्पिटल पर हुँ। तथ्य और सत्य खोलना स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने आर्जिकल हॉस्पिटल की डॉक्टर बेटी के लिए एक मिचिल में मैं पार्टिसिपेट करने लगी। हाई कोर्ट से जो मिचिल निकली थी उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, अपनी वॉइस को रेज़ किया। बस वहाँ से ही स्टार्ट हुआ कि ये गुस्ताखे रसूल की है। भाई मैं आर्जिकल डॉक्टर बिटिया के लिए मैं इंसाफ माँग रही हूँ, मैं अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हूँ, मैं बंगाल के सारे चैनल्स पर मैं अपनी बात को रख रही हूँ। तो इसमें सर तन से जुदा कैसे हो सकता है? पर उसको कंबाइंड किया गया ये कह कर के कि नहीं तुमने फला-फला महीने में, फला-फला दिन में तुमने दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में तुमने कावड़ यात्रा पर मुसलमानों का नाम लिया था इसीलिए। उसके बाद फिर इसी आर्जिकल हॉस्पिटल के मामले को तो लेकर क्या के किसी किसी भी मुसलमान का नाम लेने से गुस्ताखी हो जाती है? गुस्ताखे रसूल हो जाता है बंदा? नहीं, अब ये कांसेप्ट थोड़ा-सा चेंज हुआ है संजीव जी। मैं आपको हुँ, बताना चाहती हूँ कि ये कांसेप्ट कैसे चेंज हुआ है। पहले था गुस्ताखे-रसूल की सज़ा सर्तन से जुदा। उसके बाद हुँ। फिर हालिया में हमने देखा गुस्ताखे-बीफ की सज़ा, जेल की सज़ा। उसके बाद फिर हमने देख लिया है कि मुसलमान बलात्कारियों का नाम लेने की सज़ा सर्तन से जुदा। और ये मैं लास्ट वाला इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि इंडिया टीवी न्यूज़ का एक रोड शो हो रहा था बंगाल में आर्जिकल डॉक्टर बिटिया के लिए। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और टीएमसी की महिला नेत्री आई थी जिसमें मैंने कहा कि डॉक्टर बिटिया के रेप के बाद और मर्डर के बाद भी तो और भी बहुत सारे रेप हुए हैं। मोहम्मद खैबर ने 8 साल की हिंदू बच्ची का रेप किया। मोहम्मद ओवैस ने एक 12 साल की मुस्लिम बच्ची का रेप करके उसको प्रेग्नेंट करके वो भाग गया। तो ऐसे लोगों को फांसी क्यों नहीं मिल रही है? ऐसे लोगों को भी फांसी मिलनी चाहिए। अब वो मुस्लिम महिला नेत्री जो विवेक गुप्ता जोड़ा-साँको असेंबली के विधायक की बहुत करीबी महिला हैं, नेत्री हैं, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया कि नाज़िया मोहम्मद खैबर बलात्कारी कैसे बोल सकती है? मोहम्मद ओह! ओवैस बलात्कारी कैसे बोल सकती है? नासिर खान बलात्कारी कैसे बोल सकती है? मतलब मुसलमान अगर बलात्कार करेगा, तो मुझे उसका नाम नहीं लेना है और मुझे ये भी नहीं कहना है कि उस मुसलमान ने बलात्कार किया। मुझे सिर्फ कहना है कि बलात्कार हुआ। इसके अलावा ना ही उसका रिलीजन बताना है और ना ही उसका नाम लेना है। ये मेरे ऊपर प्रेशर बनाया गया। अब आती है बात कि सबसे ज़्यादा ममता बनर्जी ने बिल्किस बानो के लिए आवाज़ उठाई थी। तो कंबाइंडली बिल्कुल मैंने आवाज़ उठाया कि बिल्किस बानो का आरोपी तो जेल की हिरासत में है भैया और वो बाहर निकला, किसने फूल माला पहनाया, किसने नहीं पहनाया, तुम लोगों को चाहिए तो पूरी दुनिया के मुसलमान मिल करके उसके उसके ऊपर भी कार्रवाई करो। लेकिन पश्चिम बंगाल में नासिर खान सुजर जॉर्डन का बलात्कार करता है अपने छोटे भाई के साथ। उसके बाद फिर पुलिस उसको डिटेन करके लेकर आती है दुबई से और उसके बाद वो 9 साल में बाहर आ जाता है और वेस्टर्न जैसे 5 स्टार होटल में शादी करता है और सारे मुसलमान उस बलात्कारी की शादी में अपनी जवान बहू बेटियों को सजा करके लेकर जाते हैं और उस बलात्कारी की शादी का बिरयानी खाते हैं। अब ये बात भी बुरी लग गई टीएमसी की मुस्लिम महिला नेत्री को कि मैंने नासिर खान को बलात्कारी क्यों बोला? मुझे नहीं बोलना है। नासिर खान बलात्कार किया है, लेकिन वो मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत इज्जतदार आदमी है। वो 5 स्टार होटल में शादी कर सकता है और मुसलमान जवान-जवान बेटियां जा सकती हैं उस बलात्कारी की शादी में, पर मुझे नहीं बोलना है। ये है
कि मुसलमान बलात्कार करेगा तो नाजिया अगर बोलेगी तो वो गुस्ताखे रसूल हो जाएगा, वो इस्लाम का विरोध हो जाएगा। मुसलमान लव जिहाद करे, मुसलमान वोट जिहाद करे, मुसलमान थूक जिहाद करे, मुसलमान जूस में मूत मिला करके दे, मुसलमान लैंड जिहाद करे, मुसलमान गला रेतो जिहाद करे, मुसलमान मोलेस्टेशन करो जिहाद करे, मुसलमान गाली गलौज करो जिहाद करे। लेकिन नाजिया इलाही खान को उस बात को सामने में कैमरा के नहीं बोलना है, चुप रहना है। ये मेरे ऊपर प्रेशर पश्चिम बंगाल में मुसलमान नेता मंत्री और मुसलमान महिला नेत्रियों ने बनाया हुआ है। अब आती है दूसरी बात कि ये जो विवेक गुप्ता एमएलए हैं, इन्होंने 4-5 महीने पहले इसी सूफिया खान से मुझे बुलवाया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए हिंदी एकेडमी में। मैंने जा करके चिल्ला चिल्ली किया कि तूने क्या मुझे सूफिया खान समझ के रखा है जो तेरे बगल में बैठी रहूंगी मैं क्यों आऊं तुझसे मिलने के लिए? तू है कौन? विधायक होगा, अपने घर में होगा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। वो सारे लोग ने वहां पर देख लिया। अब उसने क्यों बुलवाया था ये वजह जानना बहुत जरूरी है। मैंने तकरीबन 18 केसेस कैलकाटा हाईकोर्ट में किए थे कि विवेक गुप्ता की जोड़ासांकू असेंबली में सबसे ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं सबसे ज्यादा। अब उसी को खुन्नस में लेकर के ये सारा इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, जैसे कन्हैया का गला रेता गया, जैसे हिंदू बहु बेटियों का बलात्कार किया जाता है, बस इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मुझे भी बलि का बकरा बनाया गया। और जो सिनेरियो, जो दृश्य मैंने देखा है, अगर कोई सॉफ्ट हार्टेड लड़की होती तो शायद उसका हार्ट अटैक हो जाता, क्योंकि मेरे घर से लेकर के पुलिस स्टेशन से लेकर के अलीपुर कोर्ट तक में लाखों मुसलमान और हिजाबन और जिहादन और कैंची तक लेकर के वो लोग आए थे। कैंची, छुरी, चापड़, बंदूक वो कोर्ट के प्रेमाइसेस में लेकर आए थे। कोर्ट के प्रेमाइसेस में वो लोग नारा लगा रहे थे कि अगर कोर्ट ने इसको बेल दे दिया तो पूरे कोर्ट को आग लगा देंगे, अगर कोर्ट ने इसको बेल दिया तो इसको मार के हम लोग भी मर जाएंगे। बड़ा जबरदस्त जज्बा है, इसीलिए कहते हैं कि साहब जज्बे वाली कौम है मुसलमान की। और इसमें अहम भूमिका अगर किसी ने निभाया है तो टीएमसी के विधायक हैं हुमायूं कबीर, जो एक्स आईपीएस ऑफिसर भी हैं। उनके बगल में बैठ करके लोगों ने नाराबाजी किया कि उसको आग लगा के हमको मरना होगा, हम भी मर जाएंगे, लेकिन उसको तो हम मार डालेंगे। ये एक्स आईपीएस ऑफिसर टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के साथ बैठ करके किया गया। और पीछे से पूरा चाल खेला है फरहाद हकीम, जो ममता बनर्जी का लाडला मंत्री और कलकत्ता का मेयर है, जिसने 2021 में पाकिस्तान के द डॉन न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट को बंगाल में कहा था कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है। तो मेरी जुबान को बंद करने के लिए ये पूरी एक टीम बनी है पश्चिम बंगाल में, और इस टीम के मार्फत या तो मेरा मर्डर किया जाएगा। और उस दिन तो मतलब मॉब लिंचिंग का पूरा दृश्य मुझे दिख ही गया था, जो मैंने काफी फोटोज मैंने शेयर भी किए हैं, कुछ वीडियोस भी मैंने शेयर किए हैं। तो इसका जो मॉब लिंचिंग का प्रयास हुआ है, इसके खिलाफ आपने कंप्लेंट नहीं करी? हाँ, बिल्कुल, वही मैटर तो मेरा लिस्टेड है ना। अच्छा। मतलब यहाँ पर क्या हो गया है संजय जी, यहाँ पर क्या हो गया है मेरे लिए पश्चिम बंगाल में, कि जिस थाना में ये लोग जाते हैं एक एफआईआर कर देते हैं। अभी जैसे न्यू मार्केट थाना में मेरे लिए एक एफआईआर हुआ है, जिसकी नोटिस मुझे आई है मेल के द्वारा। आपने ट्विटर पर कहा है कि हिंदुओं अपने आप को सेव करो, नहीं तो जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदू बहन बेटियों के साथ वो यहाँ भी स्टार्ट हो जाएगा, और या तो सेव करो और या तो फिर अपने आप को भी तैयार कर लो। अब उसके लिए भी मेरे पास नोटिस आ गया है कि आपने क्यों ऐसा बोला, आपने हिंदुओं को क्यों मतलब सशक्त होने के लिए बोला है, आपने क्यों हिंदुओं को बोला है कि तुम लोग भी रेडी हो जाओ। तो सेल्फ डिफेंस तो राइट है, आईपीसी में भी दिया हुआ है। अब फिर ये फिर कोर्ट में झाड़ खाएंगे, ये फिर कोर्ट में झाड़ खाएंगे। लेकिन वो जो ये थोड़ा सा सिनेरियो जो होता है ना, ये इनको अंदर से सुकून देता है कि हम घर में 50 ऑफिसर मिलकर चले गए हैं और डीएसएलआर कैमरा लेकर के गए हैं और इसको कह रहे हैं चलिए हम आपको आए हैं अरेस्ट करने के लिए, चलिए साइन कीजिए, चलिए वैन में बैठिए, चलिए गाड़ी में बैठिए। तो वो जो ये लोग सोचते हैं कि नाजिया को इंसल्ट किए हैं, इससे इनके दिल में, और यहाँ के टीएमसी चाटुकारिता चप्पल चाटने वाले
लोगों के दिमाग में लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। अभी देखिए ना, टाला पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज आरजीकर डॉक्टर बिटिया के रेप एंड मर्डर केस में अरेस्ट हुआ है, ऑफिसर इंचार्ज अरेस्ट हुआ है। तो ये तो रोज हाई कोर्ट से और लोअर कोर्ट से झाड़ सुनते हैं, लेकिन क्या किया जाए, चप्पल तो चाटना पड़ेगा। हम्म। जी जी जी, तो अब ये बताएं, जी ये जो इस तरह की स्थितियां जो बढ़ती जा रही हैं, इसके लिए सोसाइटी के पास क्या इलाज है? मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के लिए की दशा और दिशा को ठीक करने के लिए या पश्चिम बंगाल को संवैधानिक बनाने के लिए अब कोई इलाज नहीं है, लाइलाज हो चुका है। मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है कि जिस हिसाब से हमीदुल रहमान ने, टीएमसी के विधायक हमीदुल रहमान ने खुद एग्री किया था कि जहाँ शरिया लॉ माना जाता है, वहाँ पर कंगारू कोर्ट लगता है, वहाँ पर इस्लामिक सज़ा की सभा लगती है। वो उन्होंने खुद कहा था, जिस पर हमारी प्रिय मुख्यमंत्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ने एक भी टिप्पणी नहीं की थी कि वो गलत बोल रहा है, हम लोग उसकी बात को नहीं मानेंगे। तो ये ऑलरेडी 70-80% पश्चिम बंगाल इस्लामिक स्टेट बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। और इसमें कोई दो राय नहीं बची है। अब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लगा दे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 2 मंथ्स यहाँ पर इलेक्शन करवा दे। इसके अलावा और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो कह दे कि भैया यहाँ पर अब प्रेसिडेंशियल रूल की ज़रूरत है। इस 3 मुद्दों के अलावा या इस 3 सजेशन के अलावा और कोई सजेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इस राज्य की मुख्यमंत्री भगवान राम का नाम लेने पर जेल भिजवाती हैं। इस राज्य की मुख्यमंत्री राम भक्तों को दंगाबाज बोलती हैं। इस राज्य की मुख्यमंत्री सीएए का विरोध करती हैं, एनआरसी का विरोध करती हैं। इस राज्य की मुख्यमंत्री ईद की नमाज में लाखों मुसलमानों की भीड़ में जा करके सर पे दुपट्टा रख करके यूसीसी का विरोध करती हैं और कहती हैं कि तुमरा बीए करते पारबे ना, तुम लोग शादी नहीं कर पाओगे अगर यूसीसी आ जाएगा तो। तो यूसीसी शादी करने थोड़ी मना कर रहा है, 4 शादी करने मना कर रहा है। तो मतलब वो यही कहना चाह रही हैं कि तुम लोग 4 शादी नहीं कर पाओगे अगर यूसीसी आ जाएगा, क्योंकि यूसीसी ने तो मैरिज को नहीं मना किया है, 4 मैरिज को मना किया है, पॉलीगैमी को मना किया है। तो इसका मतलब है कि हमारी प्रिय मुख्यमंत्री कह रही हैं कि तुम मुसलमान बेटो यूसीसी मत आने देना, नहीं तो 4 शादी नहीं कर पाओगे, इसका मतलब यही हुआ। तो जिस राज्य की मुख्यमंत्री शिव जी की पूजा करती हैं तो फूल फेंक करके देती हैं और दूध चढ़ाती हैं तो वो फेंक करके चढ़ाती हैं, उस राज्य में हम कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि यहाँ पर संविधान माना जाएगा? आप सोचिए कि शाइनी घोष जो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है जादवपुर से जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसने भगवान शिव के सर पर कॉन्डम पहना करके ट्वीट किया था। पर और किसी उसको हिंदू ने टिकट दे दिया। टिकट भी दे दिया, जीत भी गई और अभी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो गए और किसी हिंदू ने, बंगाल के किसी हिंदू ने उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं किया। एक एफआईआर नहीं, वो भी मैंने ही हाई कोर्ट किया था कि इन्होंने हिंदुओं के सेंटिमेंट को हर्ट किया है, वो नाजिया इलाही खान ने हाई कोर्ट में फाइल किया था, पुलिस इन एक्शन, कि शाइनी घोष ने भगवान शिव को डिफेम करके सारे शिव भक्तों को और सारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लोगों को आघात पहुंचाने की कोशिश की है। ये नाजिया ने किया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने कोई भी एफआईआर नहीं करवाया। महुआ मोइत्रो, उन्होंने एक बड़े न्यूज चैनल पर बैठ करके गॉडेस काली को डिफेम और मलाइन किया कि गॉडेस काली हाथ में सिगरेट लेती हैं, शराब लेती हैं, मुंह में मीट लेती हैं। वो भी मैंने किया, पुलिस इन एक्शन भी मैंने किया और रिट पिटिशन भी मैंने किया। किसी ने नहीं किया, पश्चिम बंगाल के किसी हिंदू ने नहीं किया कि उनको ठेस पहुंची है, उनको बुरा लगा है। मुझे बुरा लगा। अब ये चीज बुरा लग जाता है हमारी दीदी को, मुख्यमंत्री को, कि नाजिया को क्यों बुरा लगता है भाई कि शिव भगवान को कॉन्डम पहनाया जा रहा है, तो नाजिया को बुरा लगने की क्या बात है भाई? मुझे बुरा लगता है। हमारा हमारा कुरान कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो, दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। सर वो टॉपिक दूसरा हो जाएगा क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, उसको छोड़ देते हैं हाँ, अभी। हाँ।
अभी तो मैं ये समझ बताइए गई, मैं समझ गई। वो जो ये जो सर तन से जुदा का जो नारा लगता है, जी, अभी मैं देख रहा था कि बीएनएस में अब टेररिस्ट एक्ट डिफाइन हो गया है। जी, अब वो टेररिस्ट एक्ट की जो डेफिनेशन जो है भारतीय न्याय संहिता में, जी, वो ये कहती है कि साहब कि आप अगर किसी को भी ओवर ऑ करने विद द इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर और लाइकली टू स्ट्राइक टेरर in the people or any section of the people in India or in any foreign country by using bombs, dynamite, इसका A है by using bombs, dynamite or other explosive substance or inflammable substance or firearms or other lethal weapons। तो वो चापड़ा तो lethal weapon होता है। जी, अब जी, बिल्कुल। जिसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं मैशेट बोलते हैं उसको हाँ, अंग्रेजी में। मैं हुँ, तो ये अब बीएनएस में आ गया है, तो ये फिर इसमें इसका बी है, ओवरऑज बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और द शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स और अटेम्प्ट्स टू डू सो और कॉजेज डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरी और अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरी। तो ये जो ओवरऑल करने वाला जो प्रयास है, ये तो आपके साथ किया ही गया और सभी के साथ किया जाता है। व्हेनेवर दे से एसटी एसजे, इट इज एन अटेम्प्ट टू ओवरऑल। हाँ, तो ऑब्वियसली। इसका जो है जो एसटी एसजे वाला जो पूरा का पूरा मामला है, इसको टेरर एक्ट की परिभाषा में रखना चाहिए या नहीं? आपका क्या विचार है? बिल्कुल रखना चाहिए। इवन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप सतन से जुदा वाली जो इन्होंने कांसेप्ट एक ज़माने से निकाला हुआ है और लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये बिल्कुल हैम्पर करने की कोशिश करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल वैनिश करने की कोशिश करते हैं, इसी एक नारे से डरा करके, धमका करके और इनकी ये स्ट्रैटेजी चली भी है 77 साल, 78 साल चली भी है। तो मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि इसको भी टेरर एक्ट में लेना चाहिए और जो कोई भी इस नारे को लगाए, उसको कम से कम 14 साल की सज़ा होनी चाहिए, कम से कम और विदाउट एनी एड इंटरिम बेल और और कोई ह्यूमन राइट्स का इंटरवेंशन विदाउट क्योंकि एड इंटरिम बेल जो है ये लोग ह्यूमन राइट्स के ज़रिया से या अपने किसी बीमारी को दिखा करके कोर्ट के अंदर ये सारे तमाशा कर करके गैंग रेप वाले बेल ले लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा नारा है जो कहीं न कहीं इस देश की सबसे बड़ी आबादी को, इस देश के हर संवैधानिक लोगों को, इस देश में जो बहुत इस मातृभूमि से मोहब्बत करते हैं, उन सब के फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये एक नारा अकेला डराता है, बैकफुट में लेकर जाता है, छुपने पर मजबूर करता है, खामोश रहने पर मजबूर करता है, घर के अंदर बंद होने पर मजबूर करता है और कभी-कभी तो कन्हैया की तरह जल जाने पर मजबूर करता है, अस्थियाँ बन जाने पर मजबूर कर देता है ये एक नारा। नुपुर शर्मा के साथ क्या हुआ? इसी नारे ने आज उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और सेम स्ट्रैटेजी मेरे साथ खेला गया, सेम। और मैंने पहले ही कहा, आपने शायद मेरा वो वीडियो देखा होगा कि मैं चिल्ला रही थी और पुलिस मुझे घसीट रही थी और इधर से लोग मेरे हाथ को खींच रहे थे जो सरतन से जुदा का नारा लगा रहे थे और नारे तकबीर का नारा लगा रहे थे, खींचा-खींची चल रही थी मेरी, फिर भी मैंने यही कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, झूठा मनगढ़ंत कहानी गढ़ रहे हो, मुझे चुप कराने के लिए और मैं चुप नहीं रहूँगी। सो आई थिंक आई एम कंप्लीटली एग्री विथ यू कि और मेरा ये खुद का भी मानना है कि ये जो एक नारा है, इसको टेरर एक्ट में डालना चाहिए। द सेकंड थिंग इज़ जो मैंने काफ़ी सारी ड्राफ्टिंग भी रात में बैठ कर के की है, कि जब भी ये रोड प्रदर्शन मुस्लिम्स करते हैं, किसी भी एक बयान को पकड़ लेते हैं और उसके बाद फिर हज़ारों थाना में जा कर के प्रदर्शन कर कर के वहाँ पर फ़ोर्सिबली एफआईआर करवाते हैं, कंप्लेन लेटर देते हैं और फिर नाराबाज़ी करते हैं।
आई थिंक उस पर भी कानून को सख्त होने की जरूरत है कि एक ही कंप्लेन पर अगर एक जगह एफआईआर हो चुका है तो ये 500 जगह एफआईआर नहीं होगा। एक कॉज ऑफ एक्शन तो एक ही रहता है। ये लोग क्या करते हैं, बहुत डायबोलिक क्रिमिनल और तालिबानी माइंड खेलते हैं। ये लोग एक ही कॉज ऑफ एक्शन में कंप्लेनेंट डिफरेंट डाल देते हैं। कंप्लेनेंट ये लोग डिफरेंट 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 थाना में डालते हैं। तो कॉज ऑफ एक्शन तो एक ही है भैया। तो ये तो पुलिस को भी अब थोड़ा सा बुद्धि खोलने की जरूरत है ना कि भाई अक्यूज तुम एक को ही बना रहे हो। पुलिस उनके साथ मिली हुई होगी तब क्या करेंगे? नहीं तो फिर संज्ञान लेने की जरूरत है कोर्ट को। जैसे मेरा आपने पढ़ा होगा ऑर्डर का कॉपी, उसमें आपने साफ सीधे तरीके से देखा है कि सारे थाना को ऑर्डर की कॉपी में लिख दिया गया और साफ कहा गया है कि अब वेरिफिकेशन का कोई मतलब नहीं बन रहा है। हो गया, इनका वेरिफिकेशन हो गया। तो इस तरीके से कोर्ट को बहुत सख्त ऑर्डर लिखने की जरूरत है। जैसे मेरे मामले में कोर्ट ने एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ बहुत सख्त ऑर्डर लिखा ताकि पुलिस को भी समझ में आया कि उसने गलती की है, कंप्लेनेंट को भी क्वेश्चन के वक्त में समझ में आएगा कि उसने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। तो कोर्ट को बहुत सख्त होने की जरूरत है। एंड द थर्ड थिंग इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे केंद्र की सरकार को चाहिए कि एक ऐसा ऑर्डर लेकर के आए कि जब ये किसी एक व्यक्ति को टारगेट करते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग बन करके और रोड पर प्रदर्शन करते हैं, तो उनको शांत कराने के लिए हम जैसे संवैधानिक लोगों को अरेस्ट मत करो भैया, तुम उनको अरेस्ट करो जो मॉब लेकर के लिंचिंग करने के लिए निकल रहे हैं। उनको शांत कराने के लिए तुम संवैधानिक लोगों को अरेस्ट कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है भाई? हम तो कोई गैदरिंग नहीं लगा रहे हैं, हम कोई नाराबाजी नहीं कर रहे हैं, हम कोई बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, हम कोई बियॉन्ड द लॉ नहीं जा रहे हैं, हम कोई कानून ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तुम एक मॉब को, एक टुकड़े टुकड़े गैंग को शांत कराने के लिए तुम एफआईआर ले भी लेते हो और तुम अरेस्ट भी कर देते हो। क्यों? तुमको क्यों उनको शांत कराना है? जो भगदड़ मचा रहा है, जो नारेबाजी कर रहा है, तुम उसको अरेस्ट करो ना। हम तो नहीं गए नारेबाजी करने के लिए, मैं तो किसी थाना में नहीं गई नारेबाजी करने के लिए। तो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जिस पर केंद्र की सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। अभी तो जो मर्डर का जो नया सेक्शन आया है बीएनएस में 103, उसमें एक सबसेक्शन 2 भी जोड़ा गया है। हाँ। जिसमें वो मॉब लिंचिंग का अलग से प्रोविजन किया गया है कि भाई यदि मॉब लिंचिंग होती है तो फिर ये जरूर है कि अटेम्प्ट टू मर्डर में ये मॉब लिंचिंग वाला कि इफ देयर इज एन अटेम्प्ट टू लिंच बाय अ मॉब, ये अभी नहीं है। ये इसमें मैं एक कमजोरी देखता हूँ। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। और अगर जिस वक्त ये बीएनएस और बीएनएसएस आ रहा था, उसके एक्सप्लेनेशन को जब मैं बहुत सारे नेशनल न्यूज पर रख रही थी, तो मैंने बहुत बारीकी से इस बात को कहा था कि मॉब लिंचिंग पर सेक्शन 2 आपने दिया है, लेकिन मॉब अटेम्प्ट टू, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर का था ना पहले 304, तो उसी तरीके से अटेम्प्ट टू मॉब लिंचिंग का भी एक सख्त कानून होना चाहिए और जिसमें 3-3.5 साल की सजा होनी चाहिए। अगर वो होता संजय जी, तो उस वक्त अलीपुर कोर्ट प्रीमाइसेस में जो मॉब खड़ी हुई थी वो उसी वक्त अरेस्ट हो जाती, क्योंकि मेरा बेल तो 3 घंटे में हो गया था। मैं तो निकल करके अलीपुर पुलिस स्टेशन में ही एफआईआर कर देती, लेकिन ऐसा कोई सेक्शन ही का प्रावधान नहीं था। हाँ, वो तो फिर अटेम्प्ट टू मर्डर में ही कवर होगा। वो स्पेशल जो एक आ सकता है कि भाई जैसे मर्डर, पनिशमेंट फॉर मर्डर में एक सबसेक्शन डाल दिया गया है, वैसा सबसेक्शन जो है वो इसमें नहीं डाला गया ये अटेम्प्ट टू बहुत मर्डर में। कमजोरी है। अब अटेम्प्ट टू मर्डर एक क्राइम है, लेकिन अटेम्प्ट टू मॉब लिंचिंग ये एक मतलब हॉरर क्राइम है। एक आदमी आ रहा है, मारने की कोशिश किया है और उसने मुझे जख्मी करके वो चला गया है। एक मॉब आ रहा है लाखों लोगों का, कोई हिजाब पहन करके है, कोई चश्मा लगा करके है, कोई टोपी पहन करके है काला काला, और उसके बाद फिर वो खींच-खाच कर रहा है मेरे हाथ को, और वो कैंची लेकर के चल रहा है, वो पूरा मॉब आ रहा है। तो उसके सेक्शन बहुत बहुत खूबसूरत होने चाहिए थे, उसके डिटेल्स बहुत खूबसूरत होने चाहिए थे। मुझे पहले तो आईपीसी सीआरपीसी से मुझे बड़ी नाराजगी थी ही, लेकिन ऐसी कोई खासा खुशी मुझे बीएनएस और बीएनएसएस से नहीं हुई है, ये मैंने पहले भी क्लियर किया है।
जैसे इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक सेक्शन 111 जोड़ा गया है। उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सेक्शन में ये जिस तरह के ये जो अटेम्प्ट होते हैं, ये एसटीएसजे वाले या इंटिमिडेशन, या मैं तो उसको पूरा का पूरा ओवरऑल जिसको बोलते हैं, ओवरऑल करना जो है वो टेरर की डेफिनेशन में आता है। आप पूरी पब्लिक को, पूरी एक कम्युनिटी को ओवरऑल करते हैं, इट इज अ टेरर एक्ट। हाँ, तो and it is being done in an organized fashion by certain, let's not take names, क्या पता चला एक और डेफिमेशन का केस हो जाए। तो certain organizations are in the forefront of this। ये रोजाना करते हैं। आप ये देखिए, एक बरेलवी मौलाना है बरेली के, हाँ, हाँ, हाँ। वो हर चौथे दिन निकल आते हैं, और क्योंकि उनके मामले में फ्री हैंड नहीं है योगी जी को, नहीं तो अब तक तो वो पता नहीं कहाँ होते। नहीं, इन्होंने भी तो देवबंद बना के रखा है, तो क्यों नहीं हमारे भारत की सबसे बड़ी मेजॉरिटी जो है वो पूरे देश में एफआईआर कर रही है, करनी चाहिए। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि क्यों नहीं करते हो, करो ना। कैसे देवबंद चल सकता है हमारे भारत में? और मुझे मैं तो इस पर बिल्कुल सर्वोच्च न्यायपालिका में मैं पीआईएल डालूँगी। एक तो ये कि अटेम्प्ट टू मॉब लिंचिंग, और दूसरा है कि ये जो टुकड़े-टुकड़े गैंग बन कर के गैदरिंग कर के थाना घेराव कर के और नारेबाज़ी, इस्लामिक नारेबाज़ी कर के जो एक व्यक्ति पर 50-50, 60-60 एफआईआर करवाते हैं, दिस इज़ नॉट गुड। ये बहुत बुरी बात है। ये कितने साल तक हम बर्दाश्त करेंगे? और कितने साल तक ये हमें डराते रहेंगे और हमको डरना पड़ेगा? मैंने तो एकदम साफ कहा है कि मैं नहीं डरने वाली, और मैं नहीं डरी। एक एक पल के लिए भी मैं नहीं डरी। मैंने तो अब यहाँ तक कह दिया था आयोग को कि मैं मरूँ तो मरूँ, लेकिन मेरी आवाज़ में लड़खड़ाहट नहीं आएगी, तुम देख लेना। आकर के उसके बाद जब मेरा बेल पेपर, मैंने बेल बॉन्ड साइन किया है, तो आकर के मुझे आयोग कह रहा है लॉकअप के पास, देखिए कोई पर्सनल गरजेस नहीं था, तो आप भी कुछ पर्सनल गरज मत रखिएगा। मुझे आयोग ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, जब मैं बेल बॉन्ड पे साइन कर रही हूँ और वहां पर मेरे 2 जूनियर एडवोकेट खड़े हुए हैं मेरे खुद के फर्म के, और वो आकर के कह रहा है आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, कि देखिए मैडम कोई पर्सनल गरजेस तो नहीं था, हमको तो मुस्लिम कम्युनिटी के प्रेशर पर अरेस्ट करना पड़ा, और आप भी कुछ पर्सनल गरजेस मत रखिएगा। मैंने सिर्फ उसको स्माइल दिया, मैंने ऐसे किया, दैट्स इट। भाई तुम पर्सनल गरजेस, तुमको मुसलमान बोलेगा जाकर के नाजिया का गला काट दो, तो तुम काट दोगे उनको शांत कराने के लिए। और मैं तो सर्वोच्च न्यायपालिका से अपने पीआईएल पर यही पूछूंगी कि मान लीजिए कि 20 करोड़ का 20 करोड़ रोड पर आ जाता है एक दिन और कहेगा नाजिया का गला काट दो, तो सर्वोच्च न्यायपालिका क्या बोलेगा कि काट दो? मतलब इनको टुकड़े टुकड़े गैंग को और इस्लामिक नारा जो जो मुस्लिम देशों में होता है, वो यहाँ पर एक तो आप अलाउ कर रहे हो, और उसके बाद आप एक व्यक्ति को 60-60 केसेस में, 50-50 केसेस में, 8-8 केसेस में आप उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हो। तो न्यायपालिका का काम क्या है? पुलिस तो मुझे समझ में आ चुका है कि पुलिस पैसे वैसे लेकर के ऐसे-ऐसे एफआईआर काट देती है। वो बाद में कोर्ट में झाड़ सुनती रहती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक नज़ीर था मेरा मैटर, और मेरे मैटर से बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो संवैधानिक होकर के देश के प्रति बात करना चाहती हैं। उनको डरने की जरूरत नहीं है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग अपने इस्लामिक नारे से डराने की कोशिश करेंगे, पर कोर्ट सही संज्ञान लेता है, न्यायपालिका सही स्टेप लेता है, और न्यायपालिका पर ही भरोसा होना चाहिए। ये आपकी बात सही है कि इस पे जो है ये जो मिसयूज हो रहा है इसका, तो इस मिसयूज का तो संज्ञान लिया जाना चाहिए। एक्चुअली जो है वो नूपुर शर्मा के केस में जो शुरू में जो एक ऑब्जर्वेशन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसका बड़ा खराब असर पड़ा सभी पर, पूरे सिस्टम पर बड़ा खराब असर पड़ा। हालांकि बाद में उन्होंने उसको रिट्रैक्ट कर लिया। रिट्रैक्ट क्या कर लिया कि मतलब उसका संज्ञान ले लिया। देश रिट्रेस्ड देयर स्टेप्स, बेस्ट यही कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने स्टेप्स रिट्रेस कर लिए। लेकिन इस तरह के बहुत सारे ये जो प्रेशर लाया जाता है, जब
सरकार कानून बनाती है, जैसे कानून बना दिया साहब कि साहब ट्रिपल तलाक जो है वो अपराध है। लेकिन जब इस तरह का प्रेशर हो, इस तरह के मॉब्स हों जो ऑन क्यू जब चाहे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो कौन-सी महिला जो है वो हिम्मत करेगी? मेरे ख़्याल से सैकड़ों में कोई एक करेगी हिम्मत। अगर उसको ट्रिपल तलाक दे भी दिया, अपराध है भी, तो भी वो कंप्लेंट करने की हिम्मत कहाँ से जुटाएगी? आपने बहुत मतलब महत्वपूर्ण बात कही है और मेरे चैम्बर में जितनी भी मुस्लिम लड़कियाँ आती हैं, अभी हालिया में एक नाहिद बोल कर के लड़की आई, उसने यही कहा कि मैम मैं कोर्ट तो चले जाऊँ लेकिन जो पंचायती बैठेगी उसका काम मैं कैसे हैंडल करूँगी? मुझे जो मुस्लिम कम्युनिटी से बेदखल कर दिया जाएगा उसको मैं कैसे हैंडल करूँगी? तो ट्रिपल तलाक एक क्राइम हो गया। हमने लड़ाई लड़ी, उसको हमने शाबानो से सायरा बानो से लेकर के 2017 में हमने एक ऐतिहासिक जजमेंट को निकलवा लिया। उसके बाद 2019 में उस पर एक कानून भी बन गया। असदुद्दीन अवैसी बहुत चिल्लाते रहे मुस्लिम पुरुषों को बचाने के लिए, पर कानून बन गया। पर जो मॉब मैंने अपनी नज़रों से देखा, जो कंडीशन मेरा हो सकता था, जो मैंने अपने आँखों से दृश्य देखा है, इसके बाद आपने बिल्कुल सही कहा कि शायद सैकड़ों में कोई एक लड़की होगी, जो मेरी तरह बैठ कर के फिर से उस बात को डिस्कस कर रही होगी। शायद डिप्रेशन में चले जाएगी कि भाई मैं अपनी जान तो बचा लूँ, तलाक दे दिया, ठीक है भैया तूने अच्छा किया। तेरी मनमर्ज़ी के हिसाब से तूने मुझे तलाक दे दिया, तू बहुत खुश रह, लेकिन अब इस मॉब से बचने के लिए मैं अपनी ज़ुबान तक ना खोलूँ। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है, सबके ज़ुबान को चुप कराने की। अब चाहे वो किसी भी रिलिजन के हों। रिलिजन में और डिक्टेटरशिप की एक इतनी बुरी आदत है मुस्लिम पुरुषों को, इतनी बुरी आदत है, जो आदत मुझे नहीं लगता है कि कभी भी खत्म होने वाली है। और वही महिलाएँ इनकी नज़रों में अच्छी हैं, जो इनके हिसाब से बात करती हैं, जो इनका दिल खुश करने के हिसाब से बात करती हैं। आई थिंक पीआईएल करते-करते हम भी थक रहे हैं। हम भी इरिटेट हो रहे हैं संजय जी। लेकिन कभी-कभी फिर एकांत में सोचते हैं कि नहीं इरिटेट होने से तो नहीं चलेगा। अब जैसे जो हादसा मेरे साथ हुआ वेडनेसडे वाले दिन, उसके बाद सबको यही लगा कि जो हमने इसके साथ कर दिया है, मुस्लिम कम्युनिटी को क्या लगा कि जो हमने इसके साथ कर दिया है, अब तो ये नहीं बोलेगी, अब तो ये शांत हो जाएगी, अब तो इसको हमने मौत का एक ट्रेलर दिखा दिया, इसको बेइज्जत करने का एक ट्रेलर हमने दिखा दिया। लेकिन ये मेरा शांत होना उनके हिम्मत को और बढ़ाना होता। क्योंकि जो गेम प्लानिंग उन्होंने नुपुर शर्मा के वक़्त किया था और उसका शांत होना एक बहुत बड़ा मतलब मैसेज चला गया कि भाई जब नुपुर शर्मा शांत होकर के घर में बैठ गई, तो फिर हम क्या हैं भाई? और और उसका मुझे लेकिन दूसरा काउंटर भी आया था। टी टी राजा सिंह ने उसका ठीक उल्टा दिखाया था। 1 सेकंड के लिए अगला शांत नहीं बैठा। एक एक और सेकंड के पूरे लिए मैं पूरे पूरे हिंदू समाज को जगा दिया आपके तेलंगाना में और महाराष्ट्र में। अब देखिए मीटिंग्स कर बंगाल करके, में रैलीज़ तो कर करके। बंगाल में तो हिंदू समाज जागने वाला है नहीं। मैं एकदम ट्रांसपेरेंटली बोल रही हूँ, क्लियर बोल रही हूँ। मुझे पूरे भारत से मैसेजेस आए हैं, नाज़िया जी कैसी हैं? किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं? लोग मतलब ऐसा हो गया था कि मुझे आके और वो सेफ्टी और सिक्योरिटी दे करके कहीं लेकर के चले जाएँगे। और कंटिन्यूअसली अभी भी एक हैशटैग चल गया और ट्विटर पे ट्रेंड कर गया, सपोर्ट नाज़िया इलाही खान। बट कैन यू इमेजिन संजय जी कि मुझे पश्चिम बंगाल से एक भी हिंदू का फ़ोन नहीं आया? कैन यू इमेजिन? पश्चिम बंगाल में सब डरे हुए हैं। ये डरे हुए एक हैं या बिल्कुल निश्चिंत हैं? दोनों में से क्या चीज़ है? कल मुझे एक पंडित जी का फ़ोन आया है, वो भी हुँ। कालीघाट के पंडित जी का। उन्होंने कहा नाज़िया मेरे मंदिर का दरवाज़ा खुला है, आप आ जाइए, यहाँ आकर के रहिए। देखते हैं हम भी कौन क्या कर सकता है। कालीघाट के पुरोहित जी का। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा
उसके बाद फिर हाई कोर्ट के जितने वकील थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, जो लोग मुझे हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं, हमेशा से मुझे एक एक बैकबोन की तरह मुझे सपोर्ट किया है, उन सब ने मुझे कॉल किया। लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा कि वो हिंदू जिनको मुझे कॉल करना चाहिए था, पश्चिम बंगाल के वो हिंदू ने मुझे कॉल नहीं किया। बाकी इसके अलावा 27 स्टेट ने मुझे कॉल किया। मुझे डच से फ़ोन आया है, मुझे सऊदी अरेबिया से फ़ोन आया है, मुझे दुबई से फ़ोन आया है, मुझे अबू धाबी से फ़ोन आया है, मुझे क्वार्सिका से फ़ोन आया है, मुझे फ्रांस में मेरी 7-8 फ्रेंड्स हैं, उसका फ़ोन आया है एंड आई हैव दैट डिटेल्स कि मुझे फ़ोन आया है और उन लोगों ने यही कहा है, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हर तरीके से, तन, मन, धन से तुम्हारे साथ है नाज़िया। जिस वक़्त जिस चीज़ की ज़रूरत होगी बस सिर्फ़ एक मैसेज छोड़ देना, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का कॉल मेरे पास नहीं आया है। जो है वो फैक्ट है। वेरी सैड। अच्छा, थोड़ा-सा चलते-चलते थोड़ा आपके ये जो करंट इश्यू चल रहा है वक़्फ़ वाला, जी, उसके बारे में बात कर ली जाए। तो ये जो वक़्फ़ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जी, वो तो इस वक़्फ़ का कॉन्सेप्ट जो थियोलॉजियंस हैं, मुस्लिम थियोलॉजियंस, मेरे हिसाब से तो वो उस बात को रिकाउंट कर रहे हैं जो शाह वलीउल्लाह वगैरह के टाइम में चला करती थी और जो कहते थे कि साहब कि एक बार जहाँ मुस्लिम रूल हो गया, वो जो है वो पूरी की पूरी जो ज़मीन है, वो दौर खिलाफा हो गई। तो अब ये पूरा भारत दौर खिलाफा है, तो इसलिए पूरा भारत वक़्फ़ हो चुका है क्या? कल देखिए, मैं हमास यही कहता है, हमास जो है वो पूरे आपके इज़राइल के लिए, उस ज़मीन के लिए यही कहता है कि ये वक़्फ़ है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम रूल रहा हुआ है। मैं अभी ये एग्ज़ैक्ट यही बात बोलने वाली थी पर आपने मेरे मुँह की बात छीन ली। कल मैं एक पंजाबी चैनल पर बैठी हुई थी। नेशनल न्यूज़ का ही रीजनल चैनल था और वक़्फ को लेकर के ही मैं बैठी हुई थी। तो उन्होंने उसमें एक पंजाबी थे स्पोक पर्सन तो उन्होंने कहा कि मुसलमान अपना देख ले, हमें क्या लेना-देना है, हम तो खालिस्तान बनाएँगे। तो मैंने उनसे पूछा कैसे बनाओगे? तुम्हारा तो पंजाब तुम्हारा नहीं है। आधे से ज़्यादा पंजाब तो वक्फ बोर्ड का है। तुम देश की सरकार से क्या लड़ रहे हो? तुम देश की सरकार से लड़ ही क्यों रहे हो भैया? आधा पंजाब जो है, आधा से ज़्यादा पंजाब जो है वो वक्फ बोर्ड का है और वक्फ बोर्ड अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोलता है और डेटा के साथ बोलता है। तुम क्या खालिस्तान बनाओगे? तुम अपने पंजाब को पहले भारत का हिस्सा तो बना लो, क्योंकि वो तो अब इस्लामिक स्टेट होने वाला है। तो वो 20 सेकंड के लिए पॉज़ हो गया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था और ये फैक्ट है कि आधे से ज़्यादा पंजाब वक्फ बोर्ड का है। देखिए, ये बात वो इस तो बात राजीव गांधी ने जब वो 84 में अमेंडमेंट किया था ना, तो उस टाइम पे सारा दे दिया था। हाँ, क्यों? जो पुराना जो 2014 में जब देखिए जो ओरिजिनल एक्ट था वो 1954 था, वक्फ एक्ट। हुँ, तो हाँ। वक्फ एक्ट पे इन्होंने 84 में किया था ना अमेंडमेंट? 84 में 84 किया में। था, उसके बाद फिर 2013 में भी अमेंडमेंट हुआ नहीं, था। नहीं, 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 फिर उसके बाद तो 1995 में नया एक्ट आ गया। 1995 हाँ, जिसकी जिसकी बुक लेकर के मैं थ्योरी भी लेकर के हुँ। खरीद करके मैंने इसको पूरा पढ़ा है, थ्योरी भी और इसका पूरा ये भी। तो क्योंकि हमारे 1995 का सिलेबस नया एक्ट आ गया और 2013 में उसको सुपर पावर बना दिया। सुपर पावर यही मैं बोला तो मैंने वो आपको जो सुपर 2013 पावर में जो उसको बनाया पूरा है, काम गया। उस सुपर पावर को कर्टेल करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसलिए ओवैसी साहब पे बहुत दर्द हो रहा है। वो कह रहे हैं कि साहब अल्लाह की कुछ ज़मीन को कैसे देने दोगे? हर ज़मीन अल्लाह जेपी की है। हॉस्पिटल हमारे जेपी हमारे हॉस्पिटल इज अ वक्फ प्रॉपर्टी। रामलीला मैदान के नजदीक की जो प्रॉपर्टीज आगे पीछे है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। इंडिया गेट के आगे पीछे की जो जमीन है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। ओल्ड पार्लियामेंट हमारा जो है दिल्ली में संसद भवन उसके उसके बैक साइड का जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है और ऐसी ऐसी प्राइम 123 प्रॉपर्टी 2014 में देखिए साहब, ये जो है ये आप लोग जो हैं ये जाति कर रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा दिल्ली जो था वो मुगलों का था, इसलिए पूरी दिल्ली वक्फ प्रॉपर्टी है। बाकी सारे यहाँ किराएदार हैं। इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यहाँ किराएदार है।
बकौल बकौल किसी मौलाना के, ये समझ लीजिए मेरी मौलाना की रूह मेरे में आ गई है, वही बोल रहे हैं। मैंने कल मदनी साहब से ट्विटर में कुछ पूछा भी है और बहुत ही अच्छे से पूछा है। मैंने कहा है, मदनी चाचा, ज़रा मेरे इन सवालों का जवाब दे दीजिए। अभी तक जवाब आया नहीं है, मैंने उनको टैग भी किया है। मुझे कहीं न कहीं इस बात का आशंका बिल्कुल है संजय जी, कि जो इन्होंने ग़ज़वाए हिंद का नारा लगाया था और जिस मकसद से ये बँटवारे के वक़्त भारत में रह गए थे, उस मकसद को पूरा करने में अब मात्र 10-12 साल ही बचा है। आपने हुसैन अहमद मदनी की वो किताब पढ़ी है, कॉम्पोजिट नेशनलिज्म? नहीं, वो नहीं पढ़ी मैंने। अब आपने पढ़िएगा। बोला है तो मैं पढ़ लूँगी उसको। कॉन्सेप्ट तो यही है। 1945 में एक इनका एक इज्तिमा टाइप का हुआ था, जिसमें देवबंदी बरेलवी एक साथ आए थे और हुँ। उसमें हुसैन अहमद मदनी ने साफ-साफ कहा था, बिल्कुल साफ-साफ कहा था कि हमारा और तुम्हारा मकसद एक ही है। बस ये फ़र्क ये है कि हम यहाँ रहकर और ग़ज़वाए हिंद करना चाहते हैं, या और तुम इस वहाँ तरह से नहीं रहकर कहा था। ग़ज़वाए हिंद करना चाहते हो। हम यहाँ रहकर बर्रे सग़ीर में इस्लाम नाफ़िज़ करना चाहते हैं और तुम अलग जाके करना चाहते हो। बरेलवियों ने कहा नहीं, हम तो जो है हम अपने रसूल के कदमों पे चल के, उनके बताए हुए रास्ते पर चल के हम पहले हिजरत करेंगे और हिजरत करने के बाद में फिर उसके बाद ये दिल्ली नाम की मक्का पर फ़तह करेंगे। दैट्स नहीं, इट। मैंने तो भीमराव अंबेडकर जी की सारी वो जो माइनॉरिटीज़ को लेकर के उन्होंने जितनी भी सीरीज़ लिखी थी, मैंने उसको पढ़ा था और जिसमें उन्होंने आशंका बताई थी। अपनी बहुत सारी बुक्स में उन्होंने आशंका बताई थी। और देखिए, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जो लोग पाकिस्तान को चूज़ किए, जिन्होंने सियालकोट को पाकिस्तान में मिलाने के लिए वोटिंग किया, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, वो भारत क्यों चूज़ करेंगे? ये तो उस वक़्त नेहरू को ही समझ लेना चाहिए था कि वो भारत चूज़ ही क्यों करेंगे। इसका मतलब है कि ये तो किसी वही मकसद देखिए, के लिए ही चूज़ किया। ये लोग तो कहते थे और ये नेहरू वगैरह तो इनके चक्कर में आ गए। बाकी यही बात तो अबुल अला मौदूदी कहते थे, वो बिल्कुल क्लियर थे। हाँ। आखिरकार उन्होंने तो जाके वो पूरा वो मुस्लिम ब्रदरहुड वगैरह सब बनवाया, बट ही वाज़ एब्सोल्युटली क्लियर और कि उसमें कोई ये नहीं थी। अब आप यदि इनको सुने, ये लोग जब बोलते हैं ना कि साहब की और वो हज़रत आदम मिल्ले इस्लाम भारत में सबसे पहले आए, हिंदुस्तान में सबसे पहले आए थे। तो ये एक इनका श्रीलंका तरीक़ा है, ये तरीक़ा है हिंदुस्तान को श्रीलंका में वक़्फ़ उनको डिक्लेयर उतारा गया करने का। था। आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में उतारा गया था और ये बात तो मैंने अवैसी के साथ, मैं न्यूज़ 18 पर डिबेट में बैठी थी, तो मैंने उस वक़्त भी कहा था कि तुम आदम की औलाद हो, मैं भी आदम की औलाद हूँ, लेकिन अपना मकसद पूरा करने के लिए तो हमें श्रीलंका चले जाना चाहिए क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को बीबी हव्वा के साथ तो श्रीलंका में उतारा गया, बीबी हव्वा को अलग उतारा गया था और आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में उतारा गया था। तो तुम वहाँ जाकर के ये नाराबाज़ी करो ना, 15 मिनट के लिए पुलिस वहाँ पर हटवाओ, यहाँ पे क्यों हटवा रहे हो? ये मैंने न्यूज़ 18 में असदुद्दीन अवैसी को कहा था डिबेट पर, वो सामने बैठा हुआ था, एज़ अ पैनलिस्ट था वो। और तब मैंने उसको ये बात कही थी कि तुम जाओ नाराबाज़ी करो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटवाओ श्रीलंका में। आदम की औलाद हम लोग हैं, तो हमारे लिए भारत तो नहीं है, हमारे लिए तो श्रीलंका है, हमें तो जाना चाहिए श्रीलंका। अब ओवैसी जो है वो इतना कारसाज है कि वैसे तो वो बरेलवी है। वो नहीं, ही हाँ, माइट बरेलवी बी है। शिया। नो, नो, ही इज़ नॉट शिया। देखिए, आप कहीं पर गलती कर रहे हैं। ही अरे माइट बाप बी रे! शिया, ही माइट बी आप जो शिया। आप एक चीज़ बता दूँ? हुँ। आप ओवैसी को नमाज़ पढ़ने का पोस्चर देख लीजिए, हाथ खोल के करता है या हाथ बाँध के करता है, उसी से समझ में आ जाएगा शिया है कि सुन्नी है। हाथ बाँध के नमाज़ सुन्नी, पढ़ता है, वो हाथ सुन्नी बाँध तो के नहीं नम है। सुन्नी सुन्नी स 100% सुन्नी है। इस पे तो मेरी बहुत बहस हो चुकी है। लोग जो हैं पता नहीं कितनी शर्तें हार चुके हैं। तो इसको छोड़ दीजिए। वो देखिए वो नक्शबंदी है, ओवैस सिलसिला जो है वो नक्शबंदियों का सिलसिला है, प्योर सुन्नी है। उसने एक जो इवेंट होती है उसमें कहा था कि हम जो है वो फतावा आलमगीरी के मानने वाले हैं। तो फतावा आलमगीरी सुन्नी मानते हैं या शिया मानते हैं? हुँ, हुँ।
तो वो सुन्नी है और अपने आप को वैसे सूफी है, बरेलवियों के साथ में भी रहता है, उनसे दूर भी रहता है, क्योंकि नक्शबंदियों का एक सिलसिला जो है वो बरेलवियों में है और एक सिलसिला जो पुराना जो सरहिंदी साहब का है वो नहीं है उसके अंदर, वो इंडिपेंडेंट रहता है। वो देवबंदियों के ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन उनके साथ वो भी नहीं है। उनकी जो है, जिसको बोलते हैं ना बायत नहीं दी हुई उन्होंने। बाकी सारों ने आपके हमारे अहमद रज़ा बरेलवी साहब के सारे जितने भी तरीक़े हैं और जितने भी सिलसिले हैं, सबने अहमद रज़ा बरेलवी साहब को माना हुआ है। अब कल देखिए ना, कोई दो टोक बिल्कुल तो भी जवाब नहीं दे पाया मदनी। ज़ाकिर नायक ने जो रोज़ एक स्टेटमेंट बना करके वक्फ बोर्ड के लिए बोल रहा है, तो मदनी तो कुछ भी रिप्लाई नहीं दे पाया। तो वो मदनी तो मानना वही चाहता है ना। है, वो अपना बोल रहा है। पूरी दुनिया में देवबंदियों ने टेररिज्म फैला रखा है, तो आखिर कुछ तो है ना उनकी टीचिंग्स में। उनकी किताब जो वो पढ़ाते हैं, देखिए फतावा आलमगीरी के मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन कराए थे, इसीलिए कराए थे, और उनकी वो किताब क्लियर है, समझ सके, जिससे लोग समझे कि क्या है। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी काम चल रहा है उसके ऊपर। क्योंकि जिससे भी कराते हैं उसको धमकियां आ जाती हैं, वो भाग जाता है। तो मुझे दे दीजिए, मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। आप टेकअप कर लीजिए प्रोजेक्ट प्लीज। आई हैव कमांड ऑन अरबिक, उर्दू, पर्शियन। मैं ये लिखना, पढ़ना, बोलना सब जानती हूँ। इवन मैं मेरी डायरी कई बहुत जगह छूट जाती है, तो वो लोग बाद में ला करके देते हैं और बोलते हैं कि ले जाओ वापस, कुछ भी समझ में नहीं आया कि तुमने लिखा हुआ क्या था, बिकॉज मैं अरबी बहुत आराम से लिखती हूँ। दिखा आपको? हाँ दिखा। तो मतलब आई हैव, मतलब मेरा फ्लुएंट है अरबी, उर्दू और पर्शियन। तो आप इसको टेकअप कर लें प्लीज। हम तो इसको पूरा फंड कर रहे हैं। वी आर रेडी टू फंड द प्रोजेक्ट। मुझे दे दीजिए, मैं इसको संभाल लूंगी, बिकॉज मेरा तो कमांड तीनों जुबान पर है। तो उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वॉल्यूम 3 था और वॉल्यूम 2 का आधा पार्ट, यानी 1.5 वॉल्यूम्स करा दिए, 10 वॉल्यूम्स हैं उसके। तो ये जो पढ़ाते हैं फतावा आलमगीरी में साफ लिखा हुआ है ना कि जिहाद दीन हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। ये पढ़ाते हैं, हिदाया पढ़ाते हैं। मार्गनानी की जो हिदाया है, वो हिदाया में भी यही लिखा हुआ है। और बच्चों के हाथ में हम जब अल कुरान आता है तो हम चूमते हैं, लेकिन वो फताह आलमगीरी को चूमते हैं बच्चे देवबंद में। उसको ऐसे करके चूमते हैं, और उसका पन्ना खोलो तो उसमें लिखा रहता है कि काफिरों को मारना ही इस्लाम में है। मतलब ऐसी चीजें मैं बोल भी नहीं रही। तो शरीयत तो वही है ना कि साहब, अरे इज्तिमा और कियास भी तो हनफियों में शरीयत का पार्ट है, नहीं है क्या? आपके कहने से थोड़ी शरीयत पड़ जाएगी। जो आप कहेंगी उससे थोड़ी माना जाएगा। यही तो मैंने कहा था एक बार आरिफ मोहम्मद खान को कि साहब, तकलीद आपकी नहीं होती, तकलीद उनकी होती है। इसलिए आप कुछ भी कहते रहे, आपकी बात जो है वो हिंदू सुन लेगा, एप्रिशिएट कर लेगा। इक्के दुक्के कोई 0.0000001% मुसलमान भी सुन के एप्रिशिएट कर लेंगे, लेकिन तकलीद तो आपकी नहीं होगी ना। लेकिन मैंने फताह आलमगीरी के बहुत सारे कंटेंट उठा करके अपने पीआईएल, सुप्रीम कोर्ट के पीआईएल में मैंने लिखा है। मैंने उसको एनेक्सर भी किया है। तो मैं इस पे आपसे कांटेक्ट करता हूँ कि वी हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। हाँ, एकदम। तो चलिए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। जी, एंड थैंक यू दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद नाज़िया जी। जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम।